Yes, good morning everyone. How are you? ये है हमारी 8th क्लास। ये प्यारे प्यारे बच्चे जो आजकल बहुत ही ज़्यादा नॉटी टाइप बिहेव तो करते ही करते हैं, बट उनका माइंड इतना फर्निशिंग लेवल पर चल रहा है आजकल कि वो बता देंगे कि आज हम क्या शुरुआत करने वाले हैं। तो दिस इज योर हिस्ट्री चैप्टर, वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म। वुमेन का मतलब आप सबको पता है, कास्ट भी आप सभी को पता है, और रिफॉर्म ये तुम्हारे लिए नया शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी एक आधा बच्चा बोलेगा मैम आपने मुझे उसका मीनिंग नहीं बताया, तो मैं उसको बता दूँ। इसका मतलब होता है सुधार, इम्प्रूवमेंट यू कैन से। सो कुछ मैंने आपको क्लासरूम प्रेजेंटेशन में भी करवाया है, बट यहाँ पर मैं स्टार्टिंग से करवाऊंगी ताकि अगर ये मिड टाइम जो तुम्हारा चल रहा है यहाँ पर आप एक भी बच्चा जो स्कूल में किसी वजह से एब्सेंट रहा है उसका लॉस ना हो। सो देखिए, आज के टाइम की बात है ये कि आप अगर आप 100 साल पहले की बात करो, कितने साल पहले की, 100 साल पहले की बात अगर आप करते हो तो आपको पता है और जानकर थोड़ा ताज्जुब भी होगा कि उस वक्त लड़के और लड़कियों को स्कूल में नहीं भेजा जाता था। रीज़न क्या था? ड्यू टू सम आवर सोसाइटी, या फिर आप कह सकते हो कि हमारी जो मेंटेलिटी थी उस वक्त ग्रो अप इतनी अच्छी नहीं थी कि हम आसानी से अपने बच्चों को भेज दें। बहुत सारे रीज़न रहे होंगे, लेकिन हम सब खुश नसीब हैं कि हमें यहाँ पर मौका मिला। और देखो आज being a woman I am also doing such type of work. So let's begin the chapter without wasting our time. Have you ever thought of how children lived about 100 years ago? Nowadays, most girls from middle class families go to school and often study with boys. It's generally बहुत ही सिंपल सी बात है। On growing up, many of them go to college and university and take up jobs after that. और बहुत सारी ऐसी लड़कियां भी हैं जो अच्छे अच्छे प्रोफेशंस में भी गई हुई हैं, और चाहे वो लड़की हो। They have to be adult before marriage. They are legally married and according to law they can marry anyone they like from any caste and community, and widow can be married too. It means ये सारे शब्द आपको एक नॉर्मल शब्द लग रहे हैं, लेकिन हमारी बुक में क्या करने आए हैं। तो जैसे जैसे हम इस चैप्टर के डीप में जाएंगे आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि आखिर क्या रीजन है कि ये लीगली मैरिड शब्द क्यों आ रहा है, ठीक है, मैरिड एनिमल विद राइट क्यों आ रहा है, कास्ट कम्युनिटी का मतलब क्या है, विडोज कैन बी मैरिड। इट मींस हम तो ये सारी चीजें स्टार्टिंग से देखते हैं, बट हमारा पास्ट काफी टिपिकल रहा है और वो सारी चीजें यहाँ पर आपको पता चलेंगी। All women like all men can vote and stand for election. Of course, these rights are not actually enjoyed by all. In short, I will explain this completely कि यहाँ पर क्या है। पहले के जो हालात थे वो क्या कहते थे कि ना ही तो लड़कियों को एजुकेशन मिलेगी इक्वल बॉयज, ठीक है, दूसरी बात ना ही उनको क्या मिलेगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, एक शब्द आता है बाल विवाह जिसको इंग्लिश में बोला जाता है चाइल्ड मैरिज। तो इट मीन्स उस वक्त छोटे छोटे बच्चों की शादियां भी होती होंगी, इसीलिए हमारे पास ये वर्ड है। और एक और वर्ड है विडो री मैरिड, ठीक है, इट मीन्स क्या, विधवा थी, उनकी शादियां नहीं होती थी। तो ये पूरा चैप्टर आपको बताएगा। और यहाँ पर जो आप पिक्चर देख रहे हो ये कौन सा प्रथा है बेटा, ये अपनी सती प्रथा है। कौन सी है? सती प्रथा। एक सती सिस्टम होता था, उसमें क्या होता था कि अगर किसी लेडीज के हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उस लेडीज को कम्युनिटी वाले जबरदस्ती भी या वो खुद विलेंटली भी उसकी जिंदा उस पर यू कैन कॉल इट ये चिता पर उसको जलाने के लिए बैठा दिया जाता था कि आपको भी इसके साथ मरना है। और इस पूरी प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता था? सती सिस्टम। आपका डिस्क्रिमिनेशन पैदा हुआ था। इट मीन सुपीरियर पोस्ट तो किसकी थी भाई? मैन की थी। और बिल्कुल एक तरीके से लो लेवल की जो कैटेगरी में शामिल किया गया था वो किसको था? लेडीज को, वुमेन को। तो देखिए यहाँ पर क्या लिख रखा है, 200 years ago things were very different from most children were married off at an early age. ओके, ये बात मैंने आपको यहाँ पर बता दी। उसके बाद है both Hindu and Muslim men, not women, only men could marry more than one wife. मतलब उनके पास तो इतनी बात कि वो एक टाइम पर शादी भी कहीं कर लें। और औरत के साथ ये ज्यादती थी, वो सती प्रथा वाला सिस्टम कि अगर उसका हस्बैंड अपने खुद के रीजन से मना है तो भी उसको क्या करना पड़ेगा, चाहे वो विलिंग हो या फिर नहीं हो, उसको क्या करना होगा, उसके साथ सती होना होगा। आगे देखिए क्या है इस चैप्टर के अंदर, ये
देखा है आपको, ये दिख रही है, ये पायरी का मतलब क्या होता है, फ्यूनरल पायरी, कि जो उसकी चिता होती है उसके साथ उसको क्या करना है, मरना होता है। अब देखिए व्हाट इज द मीनिंग हु वाज सती, तो वुमेन हु डाइड इन दिस मैनर, विच मैनर, कि जहां पर वो बर्निंग कर देगी किसको, खुद को। देखिए विडोज वर प्रेस्ड इफ दे चूज दैट बाय बर्निंग देमसेल्फ ऑन द फ्यूनरल पायर ऑफ देयर हस्बैंड, वुमेन हु डाइड इन दिस मैनर whether willingly or otherwise were called सती। इट मीन्स सती का मतलब आप समझ गए, उसी लेडीज को सती बोला जाएगा जो क्या करेगी, इस तरीके से मरेगी। क्या आप आपके सामने वाला सिस्टम मिला है, आप खुश होंगे, बहुत सारी लड़कियां कहेंगी मैम आपने बात सोची कैसे, है ना। देखिए उसके बाद मीनिंग वर्चुअस वुमेन, वुमेन साइड टू प्रॉपर्टी वर आल्सो रेस्ट्रिक्टेड। ठीक है, आजकल तो हम बराबर का हिस्सा मांगते हैं कि हमें भी चाहिए, हम भी उसी पेरेंट्स के बच्चे हैं, लेकिन उस वक्त बिल्कुल स्ट्रिक्टली ऑर्डर थे कि किसी को भी कुछ पार्टीशन नहीं मिलेगा। मोस्ट वुमेन इन वर्चुअली नॉट एक्सेस टू एजुकेशन in many parts of the country people believe that if a woman was educated should become a widow। आपको मैंने एक बात बताई थी उसकी रासु सुंदरी देवी के बारे में। रासु सुंदरी देवी का जो वो सिस्टम था, उसकी भी वो बंगाल की फर्स्ट ऑटोबायोग्राफर हुई है, तो उसने उसको भी ये बोला था सोसाइटी वालों ने उस वक्त यही बात थी कि अगर कोई लेडीज पढ़ लेती है, एजुकेशन ले लेती है, तो वो उसके हस्बैंड के लिए अच्छी नहीं होती। देखिए डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन वर नॉट ओनली वंस इन सोसाइटी, इन मोस्ट रीजन पीपल वर डिवाइडेड अलोंग लाइंस ऑफ कास्ट। और ये वही वाली बात, ये देखिए ब्राह्मण क्षत्रिय कंसीडर देमसेल्फ एज अपर कास्ट, अदर सच एज ट्रेडर मनी लेंडर ऑफन रेफर टू एज वैश्य। मतलब उस वक्त चार वर्ण थे, चार पार्ट थे, कौन कौन से थे, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय एंड शूद्र। ठीक है, अब देखिए then ये प्रेजेंट ट्रेडिशन सच एज वीवर एंड पॉटर रेफर टू एज शूद्रास, और ये सबसे लो लेवल की माने जाते, कंसीडर किए जाते थे। ठीक है, और उस वक्त एक शब्द था ये अनटचेबिलिटी। क्या था भाई, अनटचेबिलिटी मींस अगर ये जो लो लेवल के हैं वैश्य और शूद्र में से अगर कोई टच कर लेता ब्राह्मण और क्षत्रिय को, तो वो अपने आप को अपवित्र मानने लग जाते थे। मतलब उस वक्त जो ये अनटचेबिलिटी वाला सिस्टम है काफी फल हो रहा था। वर्किंग टुवर्ड्स चेंज, अब अंग्रेज जैसे ही आए, हमने पढ़ा था 1857 के रिपब्लिक के पास, इट मींस हम 18वीं सेंचुरी से थोड़े से आगे चल रहे हैं। वर्किंग टुवर्ड्स चेंज, अब शॉर्ट में चैप्टर पूरा यहाँ पर मैं बताऊंगी आपको। तो देखिए आज सिर्फ हम एक के बारे में पढ़ेंगे, वो कौन है, राजा राम मोहन रॉय। कौन है भाई, राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, ये इंसान आया, ये विदेश में पढ़ के आया था, मैं शॉर्ट में समझा रही हूँ एक बार। इसने बताया, जैसे कि हमने हिस्ट्री में पढ़ा भी है प्रीवियस चैप्टर के अंदर, कि अंग्रेजों ने बता दिया था कि भाई तुम्हारा कोई भी पास का ऐसा टेक्स्ट ये नहीं कहता कि आपके इतिहास में कहीं है कि सती प्रथा चली हुई है या कुछ और है। तो यहाँ पर राजा राम मोहन राय ने बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया, जो मैन्युस्क्रिप्ट थी, यू कैन कॉल इट की लिटरेचर उठाया उसने अपना पास्ट और बताया लोगों को कि ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है कि आप किसी लेडीज को अगर ये बोलो कि वो मर जाए तो उसके पति को अच्छी वो क्या बोलते हैं मोक्ष की प्राप्ति होगी, ऐसा कुछ नहीं था। देखिए उसके बाद क्या है, उसने क्या किया कि उस वक्त एक और बात नई चीज थी बेटा, कि उस वक्त प्रिंटिंग प्रेस काफी अच्छे से फल फूल रही थी, और प्रिंटिंग प्रेस के आते ही पहली बार ऐसा हुआ था कि बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन और लीफलेट और पैम्पलेट क्या हुए थे, प्रिंटेड। मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, वुड डिस्पैच, याद हो तो आप सभी को, अगर नहीं है तो पिछले चैप्टर में देखना। वुड डिस्पैच के अंदर हमने पढ़ा था कि अंग्रेजों ने बोला था कि वर्बली एजुकेशन देना बंद करो, आप क्या करो प्रिंटेड मटीरियल लेके आओ, और वो क्या थी, बुक्स। जैसे ही बुक आई तो सब ने डिस्कस करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे अगर कोई छोटी सी बात होती तो वो आइडिया में अच्छे से फैल जाती थी। देखिए these debates were often initiated by Indian reformer and reform groups, और ये बातें धीरे धीरे जो ये पार्ट था ना प्रिंटिंग का, ये काफी अच्छा सक्सेस रहा हमारे देश को सुधारने के लिए, और इसमें एक अच्छा समाज सुधारक निकल के आया जिसका क्या नाम था, राजा राम मोहन राय। ठीक है, उसने एक रिफॉर्म की एसोसिएशन की एस्टैब्लिशमेंट की और जिसका क्या नाम था, ब्रह्म सभा। क्या नाम था, ब्रह्म सभा। और अगर आप कॉमनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखोगे तो ये आता है हु हैज एस्टैब्लिश्ड द ब्रह्म समाज। ठीक है, तो यहाँ पर इसका
होगा? राजा राम मोहन राय। अब देखिए, और इस तरीके के लोग, इसके अंदर सिर्फ अकेला राजा राम मोहन राय नहीं था, इसके अलावा काफी सारे लोग थे। कलकत्ता में इसने इसकी एस्टेब्लिशमेंट की थी। आगे देखिए क्या है, राजा राम मोहन राय वाज कीन टू स्प्रेड द नॉलेज। हियर द पिक्चर ऑफ राजा राम मोहन राय, अच्छे से देख लो, अगर पिक्चर भी आ जाए तो आपको पता हो जाएगी। देखिए, कीन टू स्प्रेड द नॉलेज वेस्टर्न एजुकेशन इन द कंट्री एंड ब्रिंग अबाउट ग्रेटर फ्रीडम एंड इक्वालिटी फॉर वुमेन। अब यहाँ पर ये वेस्टर्न एजुकेशन से इतना अच्छा मोटिवेट हुआ था, इसको समझ में आ गया था कि लोगों को समझाकर, नई नई चीजें दिखाकर और प्रैक्टिकल में समझाकर ये काम चल सकता है। और वेस्टर्न एजुकेशन के अंदर ये सारी बातें काफी अच्छे से लिखी गई थी। He wrote about the way women were forced to bear the burden of domestic work। उसने क्या कहा कि कैसे भारतीय औरतों के साथ काम का बोझ है, confined to the home and the kitchen, उनको घर भी संभालना है, रसोई भी संभालना है, and not allowed to move out and become educated। और उनको परमिशन नहीं है, बेचारी पूरा दिन इतना काम करेगी, उसके बाद भी ना ही तो उनको घर से बाहर निकलना और ना ही उनको क्या मिलेगी, एजुकेशन। इसके अलावा जैसे उसने एजुकेशन का एजेंडा उठाया, दूसरा शब्द वो एक और लेके आया कि उसने क्या किया, चेंजिंग द लाइव्स ऑफ विडो। अब उसने बोला कि ठीक है, आपकी जो सती प्रथा है बहुत बेकार है, वो काफी अच्छी नहीं है, उसको चेंज कीजिए। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज ये है कि उसने कैंपेन चलाया, किसके खिलाफ चलाया, प्रैक्टिस अगेंस्ट, कैंपेन अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सती। अब देखिए, उसको संस्कृत की काफी अच्छी नॉलेज थी, और आपको पता है कि जिसको उस वक्त संस्कृत आती थी वो बहुत ही अच्छा एजुकेटेड माना जाता था, और बहुत सारे भारतीय उसके पीछे पीछे भाग लेते थे कि हाँ ये अच्छे काम की बात बताएगा। तो राजा राम मोहन राय को सिर्फ संस्कृत ही नहीं, पर्शियन भी आती थी, और बहुत सारी दूसरी भाषाएं जो भारत में उस वक्त बोली जाती थी, एज वेल एज, जैसे वो वेस्टर्न कल्चर उसको काफी अच्छा लगता था, तो इट मीन्स उसने कहीं ना कहीं यूरोपियन लैंग्वेज भी अच्छे से सीख रखी होंगी। He tried to show his writing the practice of widow burning and no section in ancient text। अब यहाँ से वो इम्पोर्टेंट बात आती है कि कैसे वो बताता है लोगों को कि आखिर कैसे हमारे टेक्स्ट में, हमारी प्राचीन एक भी हिस्ट्री का कोई सा भी पार्ट ये नहीं कहता कि औरतों को तुम जिंदा जला दो जो विधवा हो चुकी है। अब देखिए, और इसके साथ साथ जो हमने चैप्टर 6 में देखा भी है, जो ब्रिटिशर थे वो बहुत परेशान थे कि भारतीय कितनी आसानी से अपनी कुर्बानियां दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, they were therefore more than willing to listen to Ram Mohan, who was reputed to be learned man। in 1829 1829 में जाकर सती प्रथा बैन हो जाती है। बैन होने का मतलब ये है कि अगर कहीं पर भी अंग्रेजों को ये पता चलता या अधिकारियों को ये पता चलता कि यहाँ पर ये वाला रिचुअल परफॉर्म होने वाला है, तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता था। अब देखिए, द स्ट्रेटेजी अडॉप्टेड बाय राम मोहन राय वाज यूज्ड बाय लेटर रिफॉर्मर एज वेल। Whenever they wish to challenge a practice that seemed half-formed, they try to find a verse or sentence in the ancient sacred text। इसका शॉर्ट कंक्लूजन ये है बेटा कि यहाँ पर इसका मतलब ये है कि अगर कहीं पर भी इस टाइप का रिचुअल होते राजा राम मोहन राय देखते तो वो एक ही बात करते कि भाई ये देखो, ये हमारी हाथी बुक है, और इसमें एक सिंगल प्लेस पर भी ये चीज़ें मेंशन है कि आप इसको प्रैक्टिस ऑफ सती करो। समझ गए? सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल। सो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।